Hello aspirants. So this is the next part of our ongoing series PYQs of irrigation engineering जो पूछे गए UKPSC A एग्ज़ाम के अंदर. So this was our last problem. यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था लास्ट पार्ट में, और इसके आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे. So the next problem is saying the most suitable material for the central impervious core of zoned embankment type dam is. So see, हमको पहले समझने की ज़रूरत है कि जोन्ड एम्बैंकमेंट टाइप क्या होता है, डैम क्या होता है. तो इसके लिए मैं एक अर्दन डैम बनाता हूँ. सपोज दिस इज अ अर्दन डैम. तो जोन्ड एम्बैंकमेंट टाइप डैम क्या होता है कि जिसमें जो हमारी कोर होती है उसमें उसको हम इम्परवियस बनाते हैं. जो डैम की कोर होती है उसको हम इम्परवियस बनाते हैं, और उसके जस्ट इम्परवियस कोर के बाद में हम एक फिलर मटेरियल यूज़ करते हैं जिसकी परमेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा होती है किले की परमेबिलिटी से. और जो हमारा आउटर जोन होता है उसकी परमेबिलिटी नॉर्मल होती है. यहाँ पे हम रॉक फिल भी यूज़ कर लेते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन. ये जो मैं अभी डैश कर रहा हूँ लाइन से, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन. और यहाँ पे हम रॉक फिल भी यूज़ करते हैं, रॉक फिल. और इन कोर हम किले यूज़ करते हैं. सो सी द प्रॉब्लम विद किले इज़ दैट कि किले का जो सॉइलिंग एंड श्रिंकेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. उसकी वजह से क्या होता है कि उसमें क्रैक्स डेवलप होने के चांसेस बने रहते हैं. तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, क्ले के साथ में या तो हम सिल्ट या फिर फाइन सैंड मिक्स कर देते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी ये जो प्रॉब्लम है हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज की, वो रिड्यूस हो जाती है. सो सी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, एंड दिस इज अ एग्जांपल ऑफ जोन्ड एम्बैंकमेंट टाइप डैम. I hope you understand this with the diagram. Next problem is, in an earthen dam seepage through embankment is controlled by. So सीधा जो हमारा earthen dam होता है उसमें जो सीपेज होता है वो दो जगह से होता है. उसकी बॉडी से भी सीपेज होता है और उसके फाउंडेशन यानी बॉटम से भी सीपेज हमको देखने को मिलता है. सपोज ये हमारा कोई अर्दन डैम है. दिस इज अर्दन डैम, और इसमें यहाँ तक हमारा वाटर स्टोर्ड है, इस लेवल तक वाटर स्टोर्ड है. तो क्या होगा, ये जो डैम है इसके नीचे से ही वाटर स्वीप करेगा लाइक दिस. दीज आर द फ्लो लाइंस. और वाटर इसकी डैम की बॉडी से भी फ्लो करेगा. और जो फ्लो लाइन होती है उसको बोलते हैं टॉप मोस्ट फ्लो लाइन, फेरेटिक लाइन, समथिंग लाइक दैट. सो जो प्रॉब्लम है हमसे पूछा जा रहा है कि हमको जो अर्जन डैम है उसकी बॉडी से हम एम्बैंकमेंट से कैसे सीपेज को कंट्रोल करेंगे. तो इन 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 दिस केस हम जो है ड्रेन ट्रेंचेस प्रोवाइड करते हैं. ड्रेन ट्रेंचेस प्रोवाइड करके हम जो है बॉडी के सीपेज को रिड्यूस कर सकते हैं. सो हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, the following is the type of dam for storage of water based on structural behavior. Option 1 is rigid, and option 2 is non-rigid, and option 3 is buttress, and all of the above. जो rigid डैम होते हैं वो rigid डैम बने होते हैं या तो हमारे कंक्रीट के डैम होते हैं या मैसनरी डैम होते हैं. इनको हम बोलते हैं rigid डैम. These are called rigid डैम. अगर हम नॉन रिजिड की बात करें तो वो होते हैं हमारे अर्दन डैम. और जो हम वाटर स्टोरेज फॉर द जो जिसका होली पर्पस होता है, सोल पर्पस होता है उसका कि सिर्फ इसमें वाटर को स्टोर करना है, तो वहाँ पे हम बटरस डैम यूज़ करते हैं. जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है,
ये जो प्रोविज़न है इसको हम बोलते हैं बटरेस। ये जो हमारी बटरेस वॉल प्रोवाइड की गई हैं, ये बटरेस वॉल है जो भी प्रोवाइड की गई हैं, ये बटरेस वॉल प्रोवाइड की गई हैं। और ये जो ये फ्लैट स्लैब है और ये स्लोपिंग होती है अप स्ट्रीम पे, ये स्लोपिंग होती है। सो इसका जो सोल पर्पज होता है वो हम वाटर को स्टोर करने के लिए इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज सीपेज थ्रू द फाउंडेशन इन अर्दन डैम इज कंट्रोल बाय प्रोवाइडिंग। सो जो अभी हमने पीछे जो डायग्राम बनाया था, अगर उसी की हेल्प से हम इसको समझते हैं। ऊपर वाला पार्ट अभी लास्ट प्रॉब्लम में डिस्कस किया कि जो बॉडी से अगर हमारा सीपेज हो रहा है तो हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम उसमें ड्रेन ट्रेंच प्रोवाइड करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हमारा सीपेज हो रहा है फाउंडेशन से, अगर फाउंडेशन से सीपेज हो रहा है तो उस इम्परवियस कट ऑफ प्रोवाइड करके भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जो इम्परवियस कट ऑफ होती है वो कुछ इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। डैम की बॉडी के नीचे फाउंडेशन बिलो द बॉडी हम एक एक कट ऑफ वॉल प्रोवाइड कर देते हैं, इम्प्रीवियस कट ऑफ। सो हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज in a empty condition of a reservoir with the elementary profile of a dam, the vertical stresses at heel and toe respectively are given by। so सीधा जो elementary profile होती है डैम की उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल लेके चलते हैं। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ एलिमेंट्री प्रोफाइल। ये डैम की एलिमेंट्री प्रोफाइल है। हम सारी कैलकुलेशन इसी के बेसिस से करके फिर उसमें और बाकी एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो प्रॉब्लम में बोल रहा है कि रिजर्वायर एम्प्टी है, तो इसका मतलब इस साइड में कोई भी इस अपस्ट्रीम साइड पे कोई भी वाटर स्टोर नहीं है। तो इन दिस केस सिर्फ इसका एक लोड होगा डैम का, वर्टिकल लोड, जिसे हम W बोलेंगे, और वो एक्ट कर रहा होगा B/3 डिस्टेंस पे फ्रॉम द अपस्ट्रीम, फ्रॉम द हील साइड। दिस इज अ हील, दिस इज टो, दिस इज ब्रेड्थ ऑफ द एलिमेंट्री प्रोफाइल। और इसका जो रिजल्टेंट होगा, दिस इज अ रिजल्टेंट, वो इस पॉइंट से पास कर रहा होगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अगर हम P max इन दिस सिचुएशन, जो P max की वैल्यू होगी वो हील पे होगी, मैक्सिमम वेट हील पे एक्ट करेगा। तो अगर इसका डायग्राम बनाएं प्रेशर का तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। टो पे हमको मिनिमम प्रेशर मिलेगा, तो P max बाई P minimum इज इक्वल टू, हमको पता है समीशन B बाई B 1 प्लस 6E बाई B। यहाँ पे E की वैल्यूज होगी वो होगी B बाई 6। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमको जो P max की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2, और V है V को हमने W नोट किया है तो इसको हम V इज इक्वल टू W लिख देते हैं। तो 2W बाई B, और जो P मिनिमम जो मिलेगा वो मिलेगा 0। तो हम अपने ऑप्शंस में देख लेते हैं ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में अगर हम ऑप्शन बी की तरफ जाएं तो 2W बाई B हमको ऑप्शन बी मिल रहा है, हेंस ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये P max और दिस इज P minimum इन केस ऑफ एम्प्टी रिजर्वायर। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज एज कंपेयर टू ग्रेविटी डैम what do earthen dam requires? So sound rock foundation, low skill level, more cost. So hence option D is wrong. Cost जो earthen dam में cost निकल के आती है वो ग्रेविटी डैम से कम निकल के आती है। अगर हम ग्रेविटी डैम की बात करें तो वहाँ पे हमको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट होती है। सो ये पॉइंट जो है ग्रेविटी डैम के लिए वैलिड है। स्किल लेवल की रिक्वायरमेंट भी हमको ग्रेविटी डैम में होती है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर कि हम यहाँ पे लो स्किल लेवल के साथ भी अर्दन डैम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, हेंस ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज
फ्लड राउटिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ। ओके, तो फ्लड राउटिंग के इंटीग्रल पार्ट्स क्या हैं? फ्लड फोरकास्टिंग, ये इंटीग्रल पार्ट है फ्लड राउटिंग का। रिजर्वायर डिजाइन, रिजर्वायर की हम कैपेसिटी भी निकालते हैं, कैपेसिटी निकालते हैं, उसकी डिजाइनिंग भी फ्लड राउटिंग के थ्रू कर सकते हैं, स्पिलवे भी डिजाइन कर सकते हैं। हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज हाइड्रोलॉजिकल मेथड ऑफ फ्लड राउटिंग यूज। वो फ्लड राउटिंग के लिए हम हाइड्रोलॉजिकल मेथड में कौन सी इक्वेशंस का यूज़ करते हैं? सो मोस्टली जो भी हमारी सिविल इंजीनियरिंग की मोस्टली जो प्रॉब्लम्स होती हैं रिलेटेड टू वाटर, उसमें हम कंटिन्यूटी इक्वेशन ही यूज़ करते हैं। सो हेंस ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसमें यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ रिजर्वायर एवापोरेशन में बी मिनिमाइज्ड बाय स्प्रिंकलिंग। सो अगर हम ऑप्शंस की तरफ देखें तो हमें पहला दिख रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिल एसिड, अल्कोहल, मीथेन और स्प्रिट। सो हम जो एवापोरेशन जो कंट्रोल कर सकते हैं सरफेस ऑफ द रिजर्वायर, वो हम एसिटिल अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं, और हमारे पास और भी ऑप्शन है, हम सिटाइल अल्कोहल भी यूज़ कर सकते हैं, सिटाइल अल्कोहल, दिस इज द अनदर ऑप्शन, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज if L is effective length of spillway crust and H is the total head over the spillway crust including velocity head, the discharge passing over an auger spillway is given by. So it's a direct formula, you can remember it. Option B is the correct answer. अगर इस फॉर्मूले को देखें Q is equal to CL H 3/2, C ये कांस्टेंट है, तो अगर हम देखें तो ये कांस्टेंट है, तो प्रॉब्लम कैसे फॉर्म कर सकता है? और भी तरीके से प्रॉब्लम फॉर्म कर सकता है। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H/2 सॉरी। तो अगर आपको कोई भी H की वैल्यू दे के कोई डिस्चार्ज दे देगा और कोई दूसरी H की वैल्यू देकर डिस्चार्ज पूछ सकता है, तो आप इस रिलेशनशिप को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज मैक्सिमम वेव प्रेशर ऑन द फेस ऑफ द डैम अकर्स एट KHW, where HW is the height of wave pressure and KSW is given by. Okay, so ये हमने जो इससे प्रीवियस वीडियो में था, इसको पूरा डिटेल में डिस्कस किया था कि जो हम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन लेके चलते हैं ऑन द अपस्ट्रीम ड्यू टू द वेव, वो उसकी जो हाइट होती है हम लेके चलते हैं 5/3 SW। हम इस हाइट तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन लेके चलते हैं। मैं पूरा डैम नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ जो इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जो भी डेटा की रिक्वायरमेंट है वो बता रहा हूँ। सपोज ये स्टिल वाटर सरफेस है डैम में, दिस इज स्टिल वाटर सरफेस, स्टिल वाटर सरफेस, और जो मैक्सिमम वेव प्रेशर जो एक्ट करता है डैम के सरफेस पे यानी अपस्ट्रीम फेस पे, वो स्टिल वाटर सरफेस से SW/8 की हाइट पे एक्ट करता है। और जो टोटल प्रेशर जो एक्ट करता है, अगर इसका हम CG निकालें तो जो टोटल प्रेशर एक्ट करता है वो एक्ट करता है 3/8 SW हाइट फ्रॉम द स्टिल वाटर सरफेस। सो अगर हम ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, सो द मैक्सिमम वेव प्रेशर ऑन द फेस ऑफ द डैम अकर्स, सो ये यहाँ पे बात कर रहा है मैक्सिमम वेव प्रेशर के बारे में। सो जो मैक्सिमम वेव प्रेशर है वो स्टिल वाटर लेवल से SW/8 पे एक्ट करता है। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ये ही इज आस्किंग अबाउट मैक्सिमम वेव प्रेशर ऑन द, ही इज नॉट आस्किंग अबाउट टोटल, ही इज आस्किंग अबाउट मैक्सिमम वेव प्रेशर। सो हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1/8 SW above the still water level. Next problem is bank storage in a dam reservoir. So सबसे पहले हम समझते हैं बैंक स्टोरेज क्या होता है। बैंक स्टोरेज के बारे में थोड़ा समझते हैं। बैंक स्टोरेज क्या होता है कि जब भी जो भी हमारा रिजर्वायर होता है, डैम रिजर्वायर, उसके आसपास की जो भी सॉइल होती है उसमें जो वॉइड्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ड्यूरिंग द हाई फ्लड टाइम, या फिर अगर हाई वाटर लेवल है डैम में तो उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लो वाटर लेवल ये क्या करते हैं, ये जो हमारा बैंक पे जो वाटर स्टोर होता है वॉइड्स के अंदर, वो वापस हमारे रिजर्वायर के अंदर एंटर करने लगता है। एज यू कैन सी इन दिस फिगर, ये हमारा बैंक स्टोरेज है,
हाई हाई स्टेज पे हमारा डैम जब पहुंच गया है तो दिस इस सॉइल ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, दिस इज बैंक स्टोरेज। इसके बाद में क्या होगा, अगर ये हमारा वाटर का लेवल कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो यही वाटर इस डैम के अंदर पेनिट्रेट करेगा, इस रिजर्वायर के अंदर फिर से वापस आ जाएगा। सो ये क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है हमारी कंप्यूटेड कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर। हमने तो हम जो कैपेसिटी कंप्यूट करेंगे रिजर्वायर की, वो तो वाटर लेवल को देख के मेजर करेंगे, बट आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम जो हमारा वाटर बैंक स्टोरेज था वो हमारे डैम में रिजर्वायर में वापस एंटर करेगा। सो हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इंक्रीज द कंप्यूटेड रिजर्वायर कैपेसिटी। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज when the reservoir is full the maximum compressive force in a gravity dam is produced। so जब हमारा डैम है, ये मैंने एक डैम बनाया और सपोज ये हमारा वाटर स्टोर्ड है, तो जो और ये हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन लेके चलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन। इस पे डैम के ऊपर कई सारी फोर्सेस एक्ट करती हैं, तो जो वन ऑफ द मेजर फोर्स है वो वाटर प्रेशर है, क्योंकि वो वाटर को स्टोर कर रहा है और ये एक्ट करता है फ्रॉम द बेस HY3। अगर ये हाइट ऑफ द वाटर H है तो ये HY3 पे एक्ट करेगा। तो जो मैक्सिमम मूवमेंट प्रोड्यूस होगा वो उसका टो पे होता है। सो अगर मैक्सिमम मूवमेंट टो पे आ रहा है तो प्रेशर भी टो पे ज़्यादा जनरेट होगा। सो हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, व्हेन द रिजर्वायर इज फुल मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स इन अ ग्रेविटी डैम इज प्रोड्यूस एट टो। इसका प्रेशर डायग्राम भी देख सकते हैं। अगर एक्सेंट्रिसिटी लेस देन B/6 है तो इसका मैं प्रेशर डायग्राम बनाता हूँ। कंडीशन को ध्यान रखना, मैंने बोला है कि एक्सेंट्रिसिटी लेस देन B/6 है तो हमारा हील पे कोई भी टेंशन जनरेट नहीं होगा, P मैक्स P मिनिमम, ये इसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द लाइव स्टोरेज रिक्वायरमेंट फॉर रिजर्वायर इज टू बी डिटरमाइंड बाय। सो जो हमारा लाइव स्टोरेज बोलते हैं हम, जो भी हमारा स्लूज होता है उसकी स्लूज की क्रस्ट से ऊपर का जितना भी स्टोर वाटर स्टोर होता है उसको बोलते हैं हम लाइव स्टोरेज। इसको हम एनालाइज करते हैं मास कर्व एनालिसिस से। Hence option D is the correct answer. Next problem is the total force due to wave action on a gravity dam acts at a height of। So ये मैंने अभी लास्ट टू लास्ट प्रॉब्लम में इसको पूरा डिस्कस किया। अगर इसी के थ्रू समझना है तो इसको ले चलते हैं उधर। तो हम इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं जो टोटल स्ट्रेस जो एक्ट कर रहा है वो एक्ट करेगा 3/8 SW पे। सो हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, above the reservoir surface। सो यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं डैम्स एंड रिजर्वायर के रिगार्डिंग। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो स्टार्ट होता है रिवर ट्रेनिंग वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अ रिवर ट्रेनिंग इज जनरली रिक्वायर्ड व्हेन द रिवर इज। सो सी रिवर ट्रेनिंग वर्क की हमको रिक्वायरमेंट पड़ती है जब अगर हमने कोई भी एक रिवर पे कोई भी हमने कंस्ट्रक्शन किया किसी भी स्ट्रक्चर का, लाइक वो बेयर हो सकता है, बैराज हो सकता है। सपोज हमने कोई भी कंस्ट्रक्शन किया स्ट्रक्चर का, सपोज हमने बैराज बना दिया किसी रिवर पे, ये कोई बैराज हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया, रिवर हम प्लान देख रहे हैं, रिवर ऐसे फ्लो कर रही है। रिवर अभी जब हमने बनाया तो इस तरीके से फ्लो कर रही थी। 2-4 महीने बाद अगर हमको 2-4 महीने बाद क्या हुआ, ये इस रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर दिया। अब ये ऐसे ना फ्लो करके अभी ऐसे ना फ्लो करके अभी ऐसे निकल गई, ऐसे निकल रही है। इस मतलब इसकी मेंडरिंग हो गई।
इसको मेंडरिंग बोलते हैं, कि रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर दिया। जो हमने बेयर और बैराज कंस्ट्रक्ट किया वो तो जिस पर्पज़ के लिए बनाया था वो तो फिलफिल नहीं होगा, तो वो वेस्ट हो गया। तो अगर ऐसा ना हो, इन सिचुएशंस को रिड्यूस करने के लिए हम रिवर की ट्रेनिंग करते हैं। और ट्रेनिंग हम उन्हीं रिवर की करते हैं जो मिएंडर टाइप होती है, मतलब जो अपना ओवर द पीरियड टाइम अपना कोर्स चेंज करें। तो हेंस ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। मिएंडर टाइप रिवर्स जो होती है, मेंडरिंग टाइप, उनकी हम ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग कई तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे रिवर की मेंटरिंग ना हो, तो हम यहाँ पे सिल्टिंग नहीं होने देंगे, तो हम गायरॉन्स प्रोवाइड कर सकते हैं। और भी कई सारे प्रोविजंस, अगर प्रॉब्लम्स में अगर कोई आता है टॉपिक तो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, इन अ शारदा फॉल टाइप रेक्टेंगुलर क्रस्ट इज यूज्ड फॉर डिस्चार्ज अप टू। सो शायद इसके बारे में हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था, शारदा फॉल के बारे में। शारदा फॉल को हम वर्टिकल फॉल भी बोलते हैं। शारदा फॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हमने यूज़ किया था यूपी में, कैनाल, शारदा कैनाल के अंदर। सो इसको हम यूज़ करते हैं सेटिस्फैक्ट्रीली 14 क्यूबिक मीटर पर सेकंड के लिए। और जो हमारा इसमें अगर फॉल के बारे में प्रॉब्लम पूछता है कि हाइट ऑफ फॉल कितना होता है शारदा फॉल में, वो होता है 1.5 मीटर। अगर 1.5 मीटर का फॉल है तो हम वहाँ पे शारदा फॉल प्रोवाइड कर सकते हैं इस हाइट तक। और अगर डिस्चार्ज 14 क्यूबिक मीटर पर सेकंड है तो हम शारदा फॉल प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, in a river spurs are provided. So see, spurs and gyros are same. So अभी इससे लास्ट टू लास्ट प्रॉब्लम में मैंने डिस्कस किया कि हम रिवर की ट्रेनिंग करते हैं कि वो अपने कोर्स को चेंज ना करे और वो जिस कोर्स में चल रही है उसी कोर्स में चलती रहे। तो उसके लिए हमको कुछ स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करने होते हैं। तो कई तरह के गायरन्स होते हैं या कई तरह के स्पर्स होते हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं। सपोज दिस इज अ नॉर्मल गायरॉन। सो ये एक स्ट्रक्चर है रिवर को ट्रेन करने का। हम एक अट्रैक्टिव गायरॉन, एक होता है हमारा अट्रैक्टिव गायरॉन, दिस इज अट्रैक्टिव गायरॉन, दिस इज अ डिफ्लेक्टिंग गायरॉन। सो दीज आर ऑल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो कि रिवर को ट्रेन करते हैं। अगर ऑप्शंस की बात करें तो ट्रेन फ्लो अलोंग द स्पेसिफाइड कोर्स, तो यही हमारा पहला ऑप्शन है कि जो हमारा रिवर है उसको हम जिस कोर्स में वो फ्लो कर रही है उसी कोर्स में फ्लो करती रहे। इसके लिए हम ये गायरॉन से रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं। हेंस ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, इफ अ स्ट्रक्चर विद अ यूजफुल लाइफ पीरियड n years is designed for TR years flood, then risk in the design is given by। so in this case जो रिस्क का जो फॉर्मूला होता है हमारा 1 अपॉन TR की पावर n। n होता है अपना यूजफुल लाइफ या डिज़ाइन लाइफ, यूजफुल लाइफ या डिज़ाइन लाइफ, और जो TR होता है वो होता है अपना रिटर्न पीरियड, रिटर्न पीरियड। सो हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, एट द साइट वेयर एन एक्वाडक्ट इज कंस्ट्रक्टेड द विड्थ ऑफ रिवर इज 111 मीटर, यानी 111 मीटर। इफ देर आर 6 पेयर्स ईच ऑफ विड्थ 1 मीटर, द विड्थ ऑफ वाटर वे विल बी। तो एक कोई रिवर है, अगर हम उसको सामने से देखें, कोई रिवर है जिसकी की विड्थ दी हुई है 111 मीटर, 111 मीटर उसकी विड्थ दी हुई है। उसमें बोला गया है कि 6 पेयर्स प्रोवाइड किए गए हैं और जो ईच पेयर्स की जो विड्थ है वो 1 मीटर है। सपोज दीज आर द 6 पेयर्स जो प्रोवाइड किए गए हैं। फोर, 5, 6। तो इसमें अगर हम वाटर कोर्स की बात करें तो वाटर कोर्स कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 वाटर कोर्स हमको यहाँ पे मिल रहे हैं। सो जो विड्थ ऑफ वाटर वे हो जाएगी वो विड्थ ऑफ वाटर वे हो जाएगी अपनी 111 और 6 मीटर ही, तो हमारा इनमें पेयर्स में चला जाएगा -6 और हमको वाटर कोर्स कितना मिल रहा है 7। सो ये हो गया 105 डिवाइड बाई 7, आई थिंक इट्स 15 मीटर, 15 मीटर, it will come out 15 मीटर। सो hence ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो हमारा विड्थ ऑफ वाटर वे होगा वो 15 मीटर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, एट अ सर्टेन पॉइंट इन द फ्लोर
द अपलिफ्ट प्रेशर हेड ड्यू टू सीपेज इज 3.75 मीटर। सीपेज हेड दिया हुआ है 3.75 मीटर किसी भी पॉइंट के ऊपर। इफ़ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज 2.5, यानी हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है 2.5। द मिनिमम थिकनेस ऑफ द फ्लोर रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट टू कॉन्ट्रैक्ट द अपलिफ्ट प्रेशर इज। तो हमसे थिकनेस ऑफ फ्लोर पूछा गया है, तो थिकनेस ऑफ फ्लोर जो होती है वो होती है एस डिवाइड बाई जी माइनस 1। सो एच की वैल्यू इज गिवन एज 3.75 मीटर डिवाइडेड बाई 2.5 माइनस 1। सो अगर इसको 3.75 डिवाइड बाई 1.5, so after solving it will come out 2.5 meter, so hence option B is the correct answer। so इस पार्ट में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो हमारा लास्ट पार्ट होगा, उसमें हम 2022 में जो प्रॉब्लम्स पूछेंगे उनको भी इंक्लूड करेंगे। और दिस वाज ऑल अबाउट दिस पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।